भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयरडुएले के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आगामी नेताओं के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 सदस्यता में शामिल करने के लिए सभी G20 सदस्य देशों को पत्र लिखा है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने अपनी ओर से जुलाई 2023 में केन्या के IMO के महासचिव पद के लिए भी अपना समर्थन बढ़ाया था। इस बैठक से पहले केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयरडुएले को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। साथ ही इस द्विपक्षीय बैठक में केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयरडुएले ने कहा कि मैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। Find a lot of common ground to work together to take our partnership forward. Excellency, India has prioritized engagement with African nations. Our Prime Minister has written to all G20 member countries to include African Union in G20 membership in the upcoming Leaders Summit under India's presidency. Specifically, in the field of defense, initiatives like the India-Africa Defense Dialogue, India-Africa Army Chiefs Conclave, and India-Africa Field Training Exercises, AFENDEX, show our resolve to deepen ties with Africa. I want to thank you first for your invitation and the hospitality accorded to me since my delegation arrived yesterday morning. I wish to convey greetings and 2 दिन के कश्मीर दौरे के बाद राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ दिल्ली वापस लौट आए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर भी गए थे। वहां उन्होंने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया था। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। Rahul sir, China is showing. Rahul sir. भारत में 27 साल बाद एक बार फिर से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इकट्ठा होकर मिस वर्ल्ड के ताज के लिए एक दूसरे का मुकाबला करती नजर आएंगी। मिस वर्ल्ड 2023 फिनाले की मेज़बानी इस बार देश को मिली है। भारत को आधिकारिक मेज़बानी सौंपते हुए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और CEO जूलिया मॉर्ली ने कहा, मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल का आयोजन भारत में किया जाएगा। मैं इस देश में सबसे पहले करीब 30 साल पहले आई थी और तभी से भारत के लिए मेरे दिल में बेहद खास जगह बनी रही। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और CEO जूलिया मॉर्ले ने कहा कि वो वापस आने के लिए उत्सुक हैं। ऐसी सुंदरता देखना हमारे लिए भावनात्मक है। हम 130 देशों को यहाँ लाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। हर कोई दयालु और बहुत मददगार रहा है। मैं वापस आने का इंतज़ार कर रही हूँ। Truthfully, I'm so happy. It's emotional for us to see such beauty. Also, thank the press for their kindness and understanding today. Can't wait to bring 130 nations here. You have such beauty, and everyone has been kind and very helpful, and I thank you from the bottom of my heart. We look forward to seeing you in November. The show is on December the 8th. जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा बिहार के CM के समर्थन में आए और कहा, नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया है कि उनका कोई इरादा प्रधानमंत्री पद नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो पद संभालने वाले हैं उसके बारे में लोग अफवाह फैलाते हैं।
दोनों ने ही इसे इनकार कर दिया है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं है, ये सामूहिक महत्वाकांक्षा को एक प्रगतिशील विकल्प देने के बारे में है। आपको बता दें कि इससे पहले केसी त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार सभी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। हमारे लिए प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद के लिए जरूरी सभी क्षमताएं हैं। हमारे लिए विपक्षी एकता और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। हम न तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और न ही संयोजक पद के। जदयू के नेता केसी त्यागी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सभी में क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सके प्रधानमंत्री के तौर पर। उनका ये भी कहना है साथ में कि हालांकि उनके पार्टी की कोई मंशा नहीं, उनके नेता की कोई मंशा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार में ये क्षमता है कि वो इस अलायंस के कन्वीनर बन सके या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सके। बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी खुद भी कह चुके हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है। लोग वहां अफवाह उड़ाते हैं, नीतीश जी फलाना बनेंगे, तेजस्वी जी चिलाना बनेंगे। दोनों ने साफ तौर पर इनकार किया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं है। यहाँ तो सामूहिक आकांक्षा के आधार पर एक प्रगतिशील विकल्प देने की बात हो रही है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हैं। अंधे कुएं में पूरा देश पहुंचा दिया है इन्होंने। वो विकल्प चाहिए। और हाँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को तैयार करने के लिए पैसा कौन दे रहा है, इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही तनातनी के बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबरॉय ने सोमवार को काम का जायजा लिया। वे चांदनी चौक इलाके में चल रहे काम देखने पहुंचे। भारद्वाज ने दावा किया कि G20 की तैयारियों के लिए पैसा दिल्ली के करदाताओं से आया है। आम आदमी पार्टी सरकार को केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी ने फंड की बात करके अपनी ओछी राजनीति को दर्शाया है। हमने फंड के बारे में बात नहीं की, हम सिर्फ दिल्ली को सजा रहे हैं। केंद्र सरकार ने G20 के लिए दिल्ली सरकार को कोई फंड नहीं दिया है। अगर दे देते तो बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर भी हमने कोई मांग नहीं की है। अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली वाले तैयार हैं। दिल्ली को सजाया गया है। जो जो मुख्य मार्ग हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। सड़कों की मरम्मत की गई है, रीसरफेसिंग की गई है। फूल, पौधे, प्लांट्स लगाए गए हैं। जिस स्ट्रेच पे हम हैं वहाँ आप देख सकते हैं चलने की व्यवस्था अलग से है, साइकिलिंग ट्रैक की व्यवस्था अलग से है। सिर्फ G20 के डेलीगेट ही नहीं, दिल्ली वासी भी आजकल आप देख सकते हैं शाम को परिवार के साथ इस माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। फंड की बात ऐसे समय में करके भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे मन और छोटी राजनीति का परिचय दिया। हमने फंड की बात नहीं की। हम तो दिल्ली को सराहने और संवारने में लगे हुए हैं और दिल्ली वाले आंखें बिछा के G20 देशों के प्रमुखों का और डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तिहाड़ के बॉडी बिल्डर जेलर से 51 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर हेल्थ सप्लीमेंट में निवेश करने पर मुनाफा होने और सप्लीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का झांसा देकर 51 लाख रुपए का जेलर को चुना लगा दिया। जेलर दीपक शर्मा की शिकायत पर मधुविहार थाना पुलिस ने ठगी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी की है। ठगी के बाद से महिला और उसका पति फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। गुलिया और अंकित गुलिया उसके हस्बैंड, इन दोनों ने सप्लीमेंट्स के नाम पर ये एक जाल पूरा बुना और फरवरी में चीटिंग मेरे साथ स्टार्ट हुई, जो कि अप्रैल में मेरे जो पैसे थे वो रिटर्न आने थे। जो पैसा मेरा रिटर्न नहीं आया तो फिर मैंने मधुविहार थाने में इसकी शिकायत दर्ज की, जिस पे कंप्लेंट पर 420 का मुकदमा संडे को हुआ। सर, इसमें आपने भजनपुरा थाने में भी इसकी एफआईआर कराने के लिए कहा था। हाँ, भजनपुरा थाने के लिए भी मैंने कंप्लेंट डाली थी, क्योंकि कुछ पेमेंट इन्होंने भजनपुरा थाने के नज़दीक आकर भी मेरे से ली थी। तो मैंने भजनपुरा और मधुविहार अपनी दोनों एड्रेसेस पर ये कंप्लेंट दर्ज की थी। सर, जो आपने 8 लाख रुपए अपने घर पे दिए वो कैसे दिए? वो पेमेंट्स है, कुछ कैश में है। तो आपके इनको पहले से जानते थे? कैसे आप इनके संपर्क में आए? हाँ, ये जो रौनक गुलिया है, इसके साथ मैंने डिस्कवरी चैनल के लिए इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर 2021 में एक शो किया, जिसमें ये भी पार्टिसिपेंट थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के भिव धनोरा गांव के सरकारी स्कूल के छात्र
स्कूल पहुंचने के लिए हर दिन थर्मोकोल की नाव चलाकर नदी पार करते हैं। स्कूली छात्रों द्वारा थर्मोकोल की नाव की मदद से बैकवाटर पार करके स्कूल पहुंचने पर जिला परिषद प्राथमिक शाला बिव धनोरा गंगापुर के हेडमास्टर राजेंद्र खिमनार ने कहा कि 6 छात्र बस्ती से आते हैं जो किसान समुदाय से हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए गोदावरी बैकवाटर पार करना पड़ता है। इस मामले पर गंगापुर के तहसीलदार सतीश सोनी ने कहा कि जब गोदावरी नदी पर जय कवाड़ी बांध का निर्माण किया गया था तो बैकवाटर भिव धनोरा गांव में बहता था, इसलिए पूरे गांव को एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। नए गांव में लोगों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, लेकिन 7 से 8 परिवार ऐसे हैं जो वो गांव में नहीं बल्कि खेतों में रहते हैं, क्योंकि खेती ही उनकी आजीविका है। इसलिए इन लोगों के बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी पार करते हैं। ये एक जाल पूरा बुना और फरवरी में चीटिंग मेरे साथ स्टार्ट हुई, जो कि अप्रैल में मेरे जो पैसे थे वो रिटर्न आने थे। जो पैसा मेरा रिटर्न नहीं आया तो फिर मैंने मधुविहार थाने में इसकी शिकायत दर्ज की, जिस पे कंप्लेंट पर 420 का मुकदमा संडे को हुआ। सर, इसमें आपने भजनपुरा थाने में भी इसकी एफआईआर कराने के लिए कहा था। हाँ, भजनपुरा थाने के लिए भी मैंने कंप्लेंट डाली थी, क्योंकि कुछ पेमेंट इन्होंने भजनपुरा थाने के नज़दीक आकर भी मेरे से ली थी। तो मैंने भजनपुरा और मधुविहार अपनी दोनों एड्रेसेस पर ये कंप्लेंट दर्ज की थी। सर, जो आपने 8 लाख रुपए अपने घर पे दिए वो कैसे दिए? वो पेमेंट्स है, कुछ कैश में है। तो आपके इनको पहले से जानते थे, कैसे आप इनके संपर्क में आए? हाँ, ये जो रौनक गुलिया है सहानुभूति और लचीलेपन का हार्दिक प्रदर्शन करते हुए एशिया की एकमात्र ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम ने मणिपुर में चल रहे संकट से जूझ रहे विस्थापित बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त LGBTI+ युवा संगठन या ऑल के बैनर तले 2020 में स्थापित विस्थापित बच्चों को कौशल और उपचार के लिए एक सुरक्षित स्थान के साथ सशक्त बनाने के लिए मुफ्त फुटबॉल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय पहल की है। इस पहल ने इन बच्चों को उनकी चुनौतियों से उभरने और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच खुशी के क्षण खोजने में मदद करने के साधन के रूप में फुटबॉल प्रशिक्षण प्रदान किया है। Organizations have started initiatives for education and many other programs. They were not in the right mind to start education or any of these things. When we talked to their parents, we realized that they were also not in the mood. They were very overwhelmed with the crisis and the conflict. So we thought of something which we had in our hand, football. So we started this initiative called Football to Heal, Football for Peace from June. We already have a transgender football team at Yaol, which is the first of its kind in Asia. And we have many transgender players. उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ में FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र किया। CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1985 और 86 से लेकर बीच के कालखंड को घोर अंधकार का युग कह सकते हैं। CM योगी ने कहा कि इस कालखंड में उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। इस समय ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत भिन्न हो गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। CM योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया था। यहाँ की सरकारें नोएडा को अशुभ मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नोएडा को लेकर बनी धारणा को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। CM योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधेरे से उभरने और एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनने में कामयाब रहा है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि लद्दाख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे सही हैं और अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो वह दक्षिण पूर्व एशियन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। राउत ने कहा कि राहुल गांधी के दावे सही है और चाइना ने लद्दाख में पेंगोंग घाटी में प्रवेश किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और शी जिनपिंग को बधाई दी। उसके बाद चाइना का नक्शा आता है। राहुल गांधी का दावा सच है कि चाइना ने लद्दाख में पेंगोंग घाटी में प्रवेश किया है। चाइना अरुणाचल में प्रवेश करने की कोशिश करता है। यदि केंद्र सरकार में हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे।